नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। गोरखपुर को आज एक और बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित NH44 यानी कि सोनौली नेतनवा और गोरखपुर मार्ग से ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए माधोपुर बांध तक बनाए गए 2 लेन मार्गों का लोकार्पण किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से निवेश आ रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उसी गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये नया मार्ग शहर में यातायात को अधिक सुचारू और सुगम बनाने और नागरिकों के आवागमन को आसान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क विकास की नई संभावनाओं को जन्म देता है और इससे व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने जनपदवासियों को इस परियोजना की बधाई देते हुए कहा कि यूपी अगले 3 सालों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार बुनियादी ढांचों और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। आपकी कनेक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए इस क्षेत्र के लोग जिन्हें वाराणसी की तरफ, लखनऊ की तरफ या सोनौली नेपाल की ओर जाना हो या महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की तरफ जाना हो, तो उन्हें अब गोरखपुर में सिटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राजघाट पुल के पास से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास से लेकर के हावड़बंधा, माधोपुर तटबंध को भी हम लोग चौड़ाकरण करके 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर भी बनेगा। यानी अगर आपको लखनऊ जाना हो तो आवश्यक नहीं कि आप गोलघर होते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, नौसड़ होते हुए जाएं। यहीं से तटबंध पकड़िए और सीधे आप डोमिनगढ़ से 4 लेन का बाईपास पकड़ लीजिए और वहां से सहजनवा के पास, कालेसर के पास से सीधे आप लखनऊ के मार्ग को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सोनौली की ओर जाना हो तो यहीं से आप तटबंध को लेकर के सीधे यहीं से महेसरा होते हुए आप आगे सोनौली के मार्ग को पकड़ सकते हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के साथ ही यहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के साथ साथ यहां पे तमाम अन्य कार्य भी हैं। और यहां पे नगर निगम ने एक STP का भी निर्माण किया है, जिसका हम लोगों ने पिछले दिनों उद्घाटन किया था। यह सिटी के आवागमन को आसान बनाने, सुगम बनाने, नागरिकों के आवागमन के लिए एक बेहतरीन मार्ग है। पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। तो ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के लिए आज हम सब यहां पे सांसद जी को लेकर के, सभी गोरखपुर के विधायकों को लेकर के, महापौर जी को लेकर के आए हैं। वहीं यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के लंबे कार्यकाल पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश में संवैधानिक पदों और प्रमुख संस्थाओं में नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने राज्यपाल के कार्यकाल और साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति की पुनर्नियुक्ति को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करके कहा कि यूपी में राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5
5 साल का होता है, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी 7 साल तक पद पर बने रहना गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकाल बढ़ने या फिर पुनः नियुक्ति से जुड़ा कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं अम्बेडकर नगर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने बूथ अध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के बाद से मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को झारखंड छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कांग्रेस प्रभारी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लगातार छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 भारत में हूं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रभारी जो कि आज अम्बेडकर नगर आए हैं। क्या कहेंगे? मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ संगठन सृजन अभियान के माध्यम से सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस जनों से और जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, उनसे आमंत्रित करना है कि आप सुझाव दें कि कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और इसी क्रम में हम आने वाले दिनों में यहाँ योग्य और मजबूत जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति का जो कार्य है वो पूरा किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यह जो कार्यक्रम है, जो गुजरात में जो हमारा जो अधिवेशन हुआ था, उससे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के को नए सिरे से संगठन खड़ा करने का प्रस्ताव लिया गया था। उसी कड़ी में ये जो संगठन सृजन अभियान है आज आपके यहाँ अम्बेडकर नगर में पहुंचा है और इसके माध्यम से हमारे जो जितने भी 5 विधानसभा हैं, कल से हम लोग अकबरपुर, टंडवा, कटेरी और लालपुर, हालापुर और जलालपुर, ये सभी 5 विधानसभाओं में जाएंगे। 9 आपके ब्लॉकों में हम लोग जाएंगे और जितने भी कांग्रेस जन है उनसे बातचीत की जाएगी। और ये जो नामांकन पत्र है ये अध्यक्ष के लिए पद के लिए हम लोग आमंत्रित करेंगे कि जो भी योग्य जो कांग्रेस जन है जिनको लगता है कि उन्हें नेतृत्व वो अच्छा कर सकते हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं कि वो अपना नामांकन दर्ज करें और आला कमान निर्णय लेगा। और इसके बाद आने वाले दिनों में ब्लॉक, मंडल और पंचायत में भी संगठन का विस्तार किया। अम्बेडकर नगर प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं प्रयागराज में राहुल गांधी खिलाफ है, क्या कहेंगे? देखिए, तो पूरा देश जानता है कि प्रयागराज में कौन फ्लॉप है और किसकी चल रही है। इनकी उल्टी गिनती इनकी बात हो गई है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि मेरा जो अभी जो वर्तमान में जो लक्ष्य है संगठन सृजन अभियान को जमीनी स्तर पर ले जाने का है, इसलिए मैं इन विषयों पर योग्य व्यक्ति नहीं हूँ आपका उत्तर दे सकता। कंगना राउत कह रही है आज चर्चा हम करेंगे कि राहुल गांधी भगोड़िया, क्या कहेंगे? देखिए, कंगना रनौत जी का तो उनका सीधा सीधा यही काम है, इसी तरह से उटपटांग बयानबाजी करके किसी तरह से समाचार में बने रहना है। तो वो एक्ट्रेस, गलती से उनका एडमिशन हो गया है यहाँ पार्लियामेंट में, राजनीति में, तो जो आदत है वो तो इस तरह से करते रहेंगे। लोग सब समझ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि पूरे देश में जो माहौल है और राहुल गांधी जी जिस तरह से विपक्ष की आवाज बन करके उभरे हैं, जो खास करके छात्र, युवा, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, SC, ST, OBC और जिन तक विकास की धारा नहीं पहुंच पाई है, उनकी जो आस्था है राहुल गांधी में वो कितनी मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी जिस तरह से मुकर हैं, इन लोगों को संसद में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए उस आवाज को और धार देने के लिए और जो विचार भारत जोड़ो यात्रा और जो हमारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था राहुल गांधी जी के, उस विचार को लेकर के और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी कभी लोकसभा। छोड़िए ना, गिरिराज सिंह लोग तो क्या कह रहे हैं, इनको तो कहने के लिए रखा ही गया है। इनके बात पर न कोई लोग ध्यान देते हैं, अपना बोलते हैं, अपने खुश रहते हैं। इनकी बातों को तो मैं प्यार से आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों को हमारे यहाँ कोई गंभीरता से लेता है। अपने घर में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है तो आप क्या क्या गंभीरता से लेंगे? इसलिए ये सब जो अनर्गल बयानबाजी है किसी तरह से बस समाचार में बने रहने के लिए है। इसका उद्देश्य कुछ नहीं है। उद्देश्य हमारा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि इस आने वाले समय में कैसे कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत हो, इसके लिए हम प्रयास करें। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं राहुल गांधी को उत्तराखंड के छात्रों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। राहुल गांधी जी को सबकी आवाज सुनाई दे रही है। जेपी नड्डा जी बहरे हो गए। इन लोगों को सुनाने के लिए तो लाउड स्पीकर का जरूरत पड़ता है। अभी जंतर मंतर से लाउड स्पीकर बजाए थे तो नड्डा जी, मोदी जी को भी सुनाई दिया था। अगला लाउड स्पीकर बजेगा तभी तो केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया हुआ है। जितने भी इन लोग के जो मंत्री हैं, जो चमचागिरी करके मंत्री बने हुए हैं, सबका एक एक करके सबका इस्तीफा होगा तब इनका होश ठिकाने है।
वहीं यूपी के ललितपुर में एक प्राइवेट शिक्षक की मौत के बाद से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सदर कोतवाली क्षेत्र में स्कूल से लौट रहे शिक्षक और उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि पहले पिकअप वाहन से स्कूटी में टक्कर मारने की कोशिश की गई और इसके बाद वाहन सवार लोगों ने शिक्षक और उनकी बेटी के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को पहले ललितपुर जिला अस्पताल, फिर झांसी मेडिकल कॉलेज और बाद में ग्वालियर रेफर किया गया, जहां पर रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजन शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद से परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर सहमति जताई और पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 10/8/2026 को कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोखरा में अभय सिंह के साथ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल अभय सिंह को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के लिए उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। दौरान उपचार अभय सिंह की मृत्यु हो गई है। प्रकरण की जांच में यह तथ्य प्रकाश में है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। अभय सिंह उपरोक्त के साथ उसके जीजा के परिवारजनों के द्वारा मारपीट की घटना कार्य की गई थी। प्रकरण में कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है, क्या घटना घट गई थी, पूरा मामला बताएं आप। हाँ, क्या मामला हो गया था? मामला ये हुआ कि भाई अपने स्कूल से पढ़ा के बच्ची के साथ आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने झारखंड के कुछ लोगों ने रास्ता रोका। उन्होंने पिकअप लगाई। पिकअप लगाने के बाद उन्होंने ठंडा पटक दिए 4-5 और उनकी डेथ हो गई। फिर कहाँ लेके आए? पहले ललितपुर आए। ललितपुर से उन्होंने रेफर कर दिया झांसी के लिए। झांसी से रेफर कर दिया ग्वालियर के रास्ते में, वहाँ से वापस चले आए। किस बात को लेके हुई मारपीट, क्या है? कुछ नहीं, कोई मारपीट में बात कुछ नहीं है। वो तो सीधे पिकअप लगाई उनने और सीधे आप मारने लगे। कहाँ के हैं ये लोग मारने वाले? झारखंड के हैं और कुछ शहराई के निवासी। अच्छा, तो क्या पुरानी रंजिश चलती थी क्या? कोई रंजिश नहीं चलती थी पुरानी। तो बच्ची भी घायल है? बच्ची भी घायल है। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कचनौदा से जा रहे थे अपने घर झारखंड। अच्छा, क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते? पढ़ाते थे शिक्षक। घटना कहाँ पर भाई? खोखरा के पास। अच्छा, तो अभी आप लोग एसपी ऑफिस भी गए थे वहाँ पर? क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द कराएंगे। क्या चाहते हैं आप? हम ये कहते हैं न्याय दिलाया जाए। कितनी उम्र थी क्या बच्चे इनकी? इनके 30 साल उम्र है। 2 बच्ची हैं। क्या नाम है इनका? अभय सिंह। वहीं बलिया के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद से उनके पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर नम आंखों से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके चाहने वालों का कहना है कि उमाशंकर सिंह केवल एक विधायक नहीं बल्कि जनता के सच्चे सेवक थे। रसड़ा नगर पालिका के चेयरमैन ने श्रद्धांजलि सभा के दौरान कहा कि उमाशंकर सिंह एक देव तुल्य व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के हर वर्ग की सेवा की। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ रसड़ा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल उनके निधन से शोक में डूबा हुआ है। चेयरमैन ने कहा कि उनके बेटे पर भी और परिवार के साथ साथ समाज को भी बड़ी जिम्मेदारी है और जनता को विश्वास है कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो पुण्य आत्मा ऐसे थे कि हमारा विधानसभा नहीं पूरा प्रदेश रो रहा है। भगवान खुद सोच रहे होंगे कि यार हम कैसे व्यक्ति को बुलवा दिए। वो एक इंसान के रूप में वो भगवान थे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उनको गरीबों का मसीहा लोग कहते थे। गरीबों के मसीहा के साथ गरीबों के लिए भगवान के स्वरूप थे और उनका ना रहना, आप बस यही मान के चलिए कि हमारा विधानसभा तो ऐसे ही, अब क्या मैं कहूँ, बिल्कुल जैसे लगता है कोई है नहीं। वहीं रामपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मिल्क खानम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों में एक युवक को पकड़कर मारपीट करने के बाद से पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक गांव में आकर महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ और अशोभनीय हरकतें करता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और दोनों पक्षों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जाँच जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की पड़ताल करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं अम्बेडकर नगर क्षेत्र में पुल के पास सड़क पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो को घेर लिया और उस पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। स्थिति बिगड़ते देखकर स्कॉर्पियो सवार किसी तरह मौके से
जान बचाकर निकल गया और घटना के बाद से इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और हालातों को नियंत्रित किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाकर पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं पीलीभीत में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूनम अवस्थी की मौत के बाद से नाराज परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आत्मदाह का प्रयास किया। परिजन पेट्रोल की कैन लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे हुए थे, जिसे पुलिस ने समय रहते छीन लिया और इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। परिजन आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी और अस्पताल को सीज करने की मांग पर अड़े रहे। उनका आरोप है कि 3 अगस्त को हाथ के फ्रैक्चर के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते महिला की जान चली गई। परिजनों ने ऑपरेशन से पहले जरूरी जांच न करने और अस्पताल स्टाफ की लापरवाही का भी आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और परिजनों की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पीलीभीत में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के निजाम डांडी गांव निवासी शिवानी श्रीवास्तव की मौत के बाद से परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे और तभी उसका पति राणा प्रताप सागर ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शिवानी और राणा प्रताप ने करीब 2.5 साल पहले अंतरजातीय विवाह किया था और पति का आरोप है कि पत्नी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम राणा प्रताप है। मैं ग्राम निजाम डांडी का रहने वाला हूँ, थाना जहानाबाद। मैंने 2.5 साल पहले शिवानी श्रीवास्तव से शादी की थी, कोर्ट मैरिज। मैं जाति का जाटक हूँ, वो श्रीवास्तव थी। 2.5 साल पहले शादी हुई थी हमारी और उनके घर वालों ने उसे जान से मार दिया और कोर्ट में हमारा सेक्शन 9 का मुकदमा चल रहा था। 31 तारीख को लड़की मेरे साथ आने को तैयार थी। पीलीभीत के बिसलपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज महिला टावर पर चढ़ गई। मामला बिसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद का बताया जा रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि वो लंबे समय से दहेज उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद के मामले में न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद से परेशान होकर युवती टावर पर चढ़ गई है। टावर पर महिला के चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र में अमृता खास गांव में एक निजी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। श्री बालक राम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल का टीन शेड जो है वो अचानक से ही गिरने से करीब 20 से 25 बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे के बाद से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि टीन शेड लकड़ी के सहारे पर टिका हुआ था और वहीं ये भी आरोप लगाया गया है कि स्कूल को कक्षा 5 तक की मान्यता होने के बावजूद भी कक्षा 8 तक संचालित किया जा रहा है। घटना के बाद से स्कूल के प्रिंसिपल मौके से फरार बताया जा रहा है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और स्कूल की मान्यता और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है। वहीं ललितपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने स्कूली छात्रों के साथ भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली का शुभारंभ रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ है, जो कि कलेक्ट्रेट चौराहा और साथ ही मंदिर और वरना चौराहे समेत विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और इस दौरान छात्रों और अधिकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। रैली का समापन पुनः पुलिस लाइन में ही हुआ और अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने की अपील की। कार्यक्रम में देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल राष्ट्र प्रेम से सराबोर नजर आया। वहीं यूपी के पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन के नेतृत्व में निकाली गई ये रैली विकास भवन चौराहे से शुरू होकर टनकपुर रोड होते हुए नेहरू पार्क पहुंचकर समापन हुआ और रैली में एसएसबी और एनसीसी कैडेट और साथ ही छात्रों ने
सहभाग किया और सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए और इस दौरान लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने का संदेश भी दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। रैली निकाली गई जिसके माध्यम से जनता को क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? देखिए, ये 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हम देश प्रेम जगाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, इसमें से ये एक पार्ट है तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा, यानी हर घर में तिरंगा लगेगा और रैलियां निकाली जाएंगी और इस रैली के माध्यम से देश प्रेम की भावना को कैसे पैदा किया जाए एक आम नागरिक के अंदर। जो समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उस कमज़ोर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करके हम उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे तहसील में, ब्लॉक में और सभी नगर पालिकाओं में जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो भी योजनाएं सरकार की हैं उनको हम लाभ दिलवाएंगे और उनको अपने राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और देश प्रेम जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हम जा करके अपनी जान दें या बॉर्डर पे जाके हमें लड़ाई लड़नी है। वहीं अंबेडकर नगर में आरटीओ कार्यालय को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति को पैसे लेते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद से आरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि कार्यालय में खुलेआम दलाली का खेल चल रहा है और आम लोगों से काम के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं कुछ पत्रकारों ने भी आरटीओ के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वीडियो बनाने पर नाराजगी जताई जाती है और पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हालांकि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र में सावन के शिवरात्रि के दौरान भव्य श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में डीसीपी गंगाराम कुलदीप सिंह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसीपी ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करके श्रद्धालुओं का आवागमन, भीड़ नियंत्रण और पुलिस बल की तैनाती और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करें। डीसीपी ने भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल आवश्यक इंतजाम करने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं में किशोर और किशोरी के शव बरामद हुए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और शुरुआती आशंका आत्महत्या की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार किशोरी पिछले 3 दिनों से लापता थी, जिसकी तलाश परिजन लगातार कर रहे थे। मंगलवार को ग्रामीणों ने कुएं में शव देखा तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं गोंडा में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने रेलवे सिंगल केबल चोरी के मामले में खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ पोस्ट गोंडा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे पुलिया संख्या 352 के पास छापेमारी करके 22 साल के मोहम्मद चांद बाबू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से रेलवे की 12 कोर सिंगल केबल के 2 बंडल बरामद हुए। जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि जिसकी कुल लंबाई 103 मीटर और कीमत जो है करीब 23,000 रुपए बताई जा रही है। चोरी में इस्तेमाल किए गए एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया गया है। हालांकि आरोपी का एक साथी उमेर उर्फ सूरज मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।